भारत के सबसे बड़े फंड मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, यहां पर बात हो रही है प्रशांत जैन की, जिन्होंने एचडीएफसी एएमसी छोड़ दी है, सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बहुत सारे ऐसे निवेशक, खासतौर से जो काफ़ी समय से बाजार से जुड़े हुए होंगे या निवेश कर रहे होंगे, वो इस नाम को अच्छी तरह जानते होंगे, पहचानते होंगे। लेकिन इस तरह का नाम जब इस तरह का कदम उठाता है तो एक निवेशक के लिए किस तरह का प्रभाव उनके पोर्टफोलियो और उनकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर पड़ता है, ये तमाम सवाल उनके जहन में आते होंगे, जिन्हीं पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मनी स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या, और साथ ही हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो बात हो रही है प्रशांत जैन साहब के इस्तीफे की, जो कि सुबह से ही सुर्खियों में है। उनका कार्यकाल कितना उम्दा रहा है, 2 दशकों से ज़्यादा का अनुभव उन्होंने कहाँ से कहाँ किन फंड्स को पहुंचाया, इस पर हम बात करने की बजाय शुरुआत अर्नव जी निवेशकों के मन में उठ रहे सवालों से करते हैं, जो कि प्रशांत जैन जैसे उम्दा आइकॉनिक फंड मैनेजर भी लोग इन्हें कहते हैं, समझते हैं साफ तौर से। जो 3 स्कीम्स उन्होंने लगातार इतने कार्यकाल में अपनी संभाली है, जिसने रिटर्न्स दिए हैं एटलीस्ट 2015 तक, एक सीख न सिर्फ निवेशकों के लिए बल्कि वो तमाम फंड मैनेजर्स के लिए जो इनकी तरह बनना चाहते हैं। जब इस तरह का नाम रिजाइन कर देता है और किसी एएमसी से अलग हो जाता है, तो क्या सवाल उठते होंगे किसी निवेशक के मन में, अर्नव जी? जी, तो देखिए, जब भी कोई फंड मैनेजर कोई फंड हाउस छोड़ देता है या कोई स्कीम मैनेज करना छोड़ देता है, तो जो निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड, उनके मन में यही पहला प्रश्न तो यही आएगा कि मेरे फंड का क्या होगा और मेरे निवेश का क्या होगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस जो आ रहा था वो क्या आगे जाके चालू रहेगा। खास करके इस केस में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जो 3 फंड प्रशांत जैन मैनेज कर रहे थे, उसमें से जो एचडीएफसी का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो एक जमाने में स्टार्ट हुआ था 28 साल पहले नियरली एज सेंचुरियन प्रूडेंस फंड, जिसके बाद वो एचडीएफसी प्रूडेंस फंड बना और अब एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो ये फंड एक ही फंड मैनेजर 28 साल से जो मैनेज कर रहे थे, तो उस फंड के निवेशक को तो खास करके ये प्रश्न जरूर होगा कि क्या फंड का जो स्टाइल है वो बदलेगा, और उसका क्या मेरे निवेश पर असर होगा। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेस करने के लिए फॉर एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, खास करके इस फंड में जहां पर आपने एक ही कंटिन्यूअस फंड मैनेजर देखा था। और यूनिक बात ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई इस प्रकार का हाइब्रिड फंड होता है जहां पर डेट भी हो, इक्विटी भी हो, तो नॉर्मली एक डेट फंड मैनेजर होता है जो डेट पोर्शन को मैनेज करता है और एक इक्विटी फंड मैनेजर होता है जी। तो यहां पर प्रशांत जैन दोनों हिस्सों को एक ही फंड मैनेजर के रूप में मैनेज करते थे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और खास करके ये निवेशक पूछना चाहेंगे कि आगे जाके क्या स्टाइल बदलेगी और उससे मेरे रिटर्न्स और निवेश पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पर कुछ और बारीकी से अगर हम चीज़ें समझना चाहें, इन्होंने ये फंड्स हैंडल किए, काफ़ी समय से हैंडल किए, वो सब तो बात ठीक है। 2020 से, और हम जानते हैं फिरोज, इनके इस्तीफे की बात चल रही थी, जिसको बाद में एक अफवाह के तौर पर देखा गया था। लेकिन थोड़ा सा इनकी स्कीम्स की परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने उम्दा फंड मैनेजर रहे, लेकिन फिर भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड अंतिम के कुछ सालों में काफ़ी विवादों से भरा रहा है, और कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने के चलते काफ़ी सवाल इनकी स्ट्रैटेजीज पर भी उठे हैं। 2015 के बाद खासतौर से हमने देखा है कि स्कीम्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी है, और वो काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ा सवाल इंडस्ट्री के अंदर रहा, निवेशकों के भीतर भी रहा, उनके मन में भी असमंजस रहा है। लेकिन लगातार हमने देखा है कि इन्होंने एग्रेसिव कदम उठाना लेकिन बंद नहीं किया है। देखिए, एक फंड मैनेजर को काफ़ी हद तक आम आदमी के मुकाबले, और इनके तरह के उम्दा फंड मैनेजर को तो बाजार की बहुत अच्छी सी भाप होती है, समझ होती है।
एक फंड मैनेजर का अपना तरीका होता है बाजार को समझने का और उसके मुताबिक वो रणनीति लेते हैं। प्रशांत जैन क्या हमेशा से इतने एग्रेसिव रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजीज में? और जैसा कि हम कहते हैं कि हर फंड मैनेजर का एक दौर आते हैं जहां पर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जहां और परफॉर्मेंस कभी कभार उनकी गिर भी जाती है, क्या वही एक दौर हमने देखा प्रशांत जैन के साथ भी होता हुआ? कविता जी नमस्कार। मेरे हिसाब से प्रशांत जैन को एग्रेसिव नहीं बोल सकते, हाई कन्विक्शन फंड मैनेजर जरूर बोल सकते हैं। क्योंकि एग्रेसिव का ये भी कॉनोटेशन आ सकता है कि उन्होंने एग्रेसिव बेट लिए। इन्होंने हमेशा एक वैल्यू प्रिंसिपल का प्रयोग किया है अपने पैसे को मैनेज करने के लिए, सबके पैसे के लिए मैनेज करने के लिए उन्होंने एक वैल्यू प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है। तो पोर्टफोलियो की जो रिस्क लेवल्स होती है, जनरली प्रशांत जैन की स्कीम की रिस्क लेवल्स कम होती है। पॉइंट 1, ये हाई कन्विक्शन इनको क्यों कहूंगा, क्योंकि ये हमेशा अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उस पे वो हमेशा अड़े रहे। उसकी वजह से 2 बार हिस्ट्री में बहुत बड़ा निवेशकों को फायदा हुआ और तीसरी बार थोड़ी देर बाद जरूर फायदा हुआ। पहली बार जब आईटी कंपनीज 1999 में बहुत अच्छी चल रही थी तो उन्होंने बोला कि ये यूफोरिया बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने सेल की। उसकी वजह से केतन पारेख के टाइम पे एक भी आईटी स्टॉक नहीं था उनके पोर्टफोलियो में। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यही हुआ। 2007 में इन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा ग्रोथ के लिए पैसे दे रहे हैं, बहुत वैल्यूएशन वॉप्ट हो गई है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक से अपनी वेटेजेस कम की। 2015-2016 में इन्होंने PSU बैंक्स में गए और इनकी कन्विक्शन पे ये डटे रहे। 2019-20 तक वो नहीं चले, बट 2020 से अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो HDFC फ्लेक्सी कैप ने जो निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है वो स्टुपेंडस है। 13-14% का आउट परफॉर्मेंस था एक स्पेसिफिक ईयर में, कैलेंडर ईयर में 2021 का। दैट वाज द रिटर्न ऑफ द पेशेंस व्हिच ही शोड। सो ही इज अ हाई कन्विक्शन फंड मैनेजर एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को क्वेश्चन करके फिर भी इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि जो मैं रणनीति अपना रहा हूं वो सही आएगी। बट अगर आप बहुत जल्दी सही हो जाते हो तो भी गलत दिखते हो। आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद प्रशांत जी एंड आई थिंक एज अ प्रोफेशनल he is an inspiration। 27-28 साल एक ही कंपनी में, of course कंपनी बदली because टेक ओवर हुआ। I think is a very big inspiration and low ego आदमी है, तो humanly also is one of the biggest inspiration our industry has seen। अर्नब जी, आपके मुताबिक सबसे बड़ी सीख इनके पूरे करियर में अब तक और तमाम तरह के कॉल्स जो कि गिनाए फिरोज ने, वो भी क्या रही है? किस तरह के सधे हुए फंड मैनेजर न सिर्फ निवेशक इनसे सीख सकते हैं बल्कि इनकी खुद की इंडस्ट्री के लोग भी जो शायद सीखते ही होंगे इनसे लगातार? देखिए, कई सारी सीख है यहाँ पर। इनके पूरे कैरियर को हम एनालाइज करें तो पहली बात तो ये है कि सभी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, और प्रशांत जैन ने बहुत क्लियरली भी कहा कि देखिए, हर एक फंड मैनेजर ऐसा नहीं होता कि हर समय उनके सभी कॉल्स ऑन जब वो ले तब वो सही जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई फंड मैनेजर कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करे तो काफी समय लग सकता है बिफोर कि उसका कोई बेनिफिट या रिजल्ट्स मार्केट में आए। तो पहली बात तो यह है कि पेशेंस बहुत जरूरी है फंड मैनेजर के लिए एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि कई बार इन्वेस्टर्स क्या होता है कि अगर थोड़े समय तक कोई फंड अंडर परफॉर्म करने लगता है तो पहले वो ही पूछते हैं कि क्या मैं इससे निकल जाऊं, क्या मैं इससे निकल जाऊं। लेकिन हमने प्रशांत जैन को ओवर द इयर्स, ओवर मल्टीपल साइकिल्स यही देखा है कि उनकी फिलॉसफी पे वो डटे रहे और उन्होंने जो कॉल्स लिए थे उस पर भी डटे रहे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम कहते हैं कि 2015 के बाद परफॉर्मेंस थोड़ा अनइवन था, पर देखिए 2015 के बाद 2 बड़ी इवेंट्स हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी। पहला था कि 2016 का डिमोनेटाइजेशन और दूसरा था पेंडेमिक। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो गेम चेंजिंग इवेंट्स होते हैं वहां पर आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है उस पे शायद जो आपने कन्विक्शन के साथ पहले निवेश किया था वो थोड़ा बदल जाता। लेकिन इस प्रकार के समय में ये एनालाइज करना कि मेरा डिसीजन सही है और अभी नहीं तो लेकिन आगे जाके चलेगा, ये पेशेंस रखना, ये कन्विक्शन रखना बहुत बड़ी चीज है और ये एक बड़ी सीख है। दूसरी बात ये है कि कोई भी निवेशक हो तो उनको ये देखना चाहिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, क्योंकि हम आजकल की
दिनों में इतने शॉर्ट टर्म हो गए हैं कि हम रीसेंट चीजें ही देखते हैं। लेकिन जैसे प्रशांत जैन के फंड्स में हमने देखा कि थोड़ा समय अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन जब परफॉर्मेंस आया, क्योंकि उन्होंने जो निवेश या जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखे थे, जब उन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर किया, तो आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 7 साल का परफॉर्मेंस उनके फंड्स में बदल गया, फॉर इवन ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ आउट परफॉर्मेंस। तो ये चीज होती है इक्विटी में, आपके रिटर्न्स कंसिस्टेंट और लीनियर नहीं होते, लेकिन आपको पेशेंस रखनी चाहिए और आपको विश्वास रखना चाहिए खुद में और फंड मैनेजर। लेकिन अब एएमसी लेवल पर, क्योंकि देखिए जब भी फिरोज प्रशांत जैन का नाम आता था तो आपके जहन में एचडीएफसी एएमसी का नाम आता था। अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि बाकी जो बदलाव किए गए हैं उसमें सीआईओ को बनाया गया है चिराग सेतलवाड़ के तौर पर, और तमाम चीज़ों का जो अब बदलाव किया जाएगा मैनेजमेंट में, वो एक उम्दा बदलाव होगा और आगे चलकर निवेशकों को ये बात समझाई भी जाएगी शायद एएमसी की तरफ से, जो बदलाव हुए हैं आपके हितों में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो विश्वास होता है एक शख्स के साथ होता है, और वो शख्स एक एएमसी के साथ जब जुड़ा होता है तो आपका एक रैपो बन जाता है, आपका एक कनेक्शन बन जाता है। ये किस तरह से अब ब्रिज होना जरूरी है एएमसी लेवल पर? कविता जी, आपने जो भी कहा बहुत सही कहा कि एक फंड मैनेजर चेंज एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है कि इन्वेस्टर के इन्वेस्टिंग पीरियड के अंदर एक फंड के लिए। बट आपको हमेशा हर बार सेम परेशानी नहीं होती है। एचडीएफसी एक प्रोसेस ड्रिवन वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, और प्रशांत जी इतने सालों से, इतने डेकेड से साथ में हैं, और जो नेक्स्ट सीआईओ हैं उन्होंने 20 साल काम किया है प्रशांत साहब के साथ। सो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कॉलेज जाता है 2 साल तक, प्रोफेसरों से सीख जाता है, तो 28 लोगों की जो इन्वेस्टमेंट टीम है इनकी, जो काफी अर्जों से काम कर रही है, उनको रब ऑफ इफेक्ट आता है। सो प्रिंसिपल्स वुड हैव गॉट ट्रांसमिटेड इन दिस लॉन्ग जर्नी। चिराग सेतलवाड़ भी 63,000 करोड़ मैनेज करते हैं। कोई न्यू हैंड नहीं है इस मैनेजमेंट में, और 19 साल का फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है और एनालिसिस का एक्सपीरियंस है, और एचडीएफसी में आई थिंक he's been there for 16-17 years। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बीइंग एचडीएफसी बहुत जल्दी ये निर्णय लिया ताकि कोई वॉइड नहीं हो, क्लैरिटी हो कि नेक्स्ट फंड मैनेजर कौन होंगे। जो 3.3% इंडस्ट्री की टोटल एयूएम मैनेज करते हैं चिराग सेतलवाड़, उनको सीआईओ बनाया गया। उसके पहले प्रशांत जी के जाने से पहले नवनीत मनोज जी, जो आज इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स इज देयर, वो खुद ही एक बहुत बेहतरीन फंड मैनेजर एसबीआई में रह चुके हैं, सीआईओ रह चुके हैं। सो एचडीएफसी की जो प्रशांत जैन की जो शूज हैं, बिग शूज, आर बीइंग फिल्ड बाय वेरी केपेबल, ट्रेन्ड अंडर हिम। That group is taking over। So मैं इस चेंज में इतना एंशियस नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लेजेंडरी इन्वेस्टर अपने पूरे पत्ते खोलता है और दूसरों को सिखाता है, और वो अपनी लेगेसी को बर्बाद होने नहीं देता है। तो आई एम श्योर प्रशांत जैन बीइंग प्रशांत जैन has definitely thought about his legacy carrying forward as smoothly as possible। चलिए, लेकिन दोनों की शख्सियत और दोनों की स्ट्रैटेजीज और अनुभव की बात करते हैं अर्नब जी। एक जगह प्रशांत जैन और एक जगह चिराग सेतलवाड़। देखिए, दोनों का अपना अपना अनुभव है, दोनों अपने अपने डोमेन में दिग्गज हैं, लेकिन दोनों किस तरह के फंड मैनेजर हैं, दोनों किस तरह से साथ में रहकर भी अलग अलग बाजार की समझ रखते हैं और रणनीतियां अपनाते हैं। अर्नब जी, ये समझाएं हमें, क्योंकि ये अब दिलचस्प होगा देखना। कोई भी फंड मैनेजर हो तो उनका एक ओवरऑल पर्सनल फिलॉसफी होती है निवेश की तरफ, और दूसरा एक होता है कि जिस फंड हाउस में वो है, वो फंड हाउस का प्रोसेस क्या है और उनकी फिलॉसफी क्या है। तो देखिए, जब पर्सनल फिलॉसफी के बारे में हम बात करें तो आप देखोगे कि इंडिविजुअल फंड मैनेजर्स में जरूर डिफरेंसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, प्रशांत जैन की बात करें तो उनका जो कोर फिलॉसफी है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग, और वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ ये भी एक क्लियर पॉइंट है कि वो मोमेंटम नहीं चेज करेंगे। ठीक है, तो ये मोमेंटम चेज ना करना, इससे क्या होता है कि जो उन्होंने सक्सेस पाया इन द सेंस कि सक्सेस इन्वेस्टिंग में और फंड मैनेजमेंट में इसीलिए भी आता है क्योंकि आप कम मिस्टेक्स करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन यही सोचना है कि क्या चलेगा या क्या, कौन सा स्टॉक मुझे सबसे
अधिक रिटर्न देगा। ये भी सोचना है कि किसमें मुझे निवेश नहीं करना है क्योंकि जिससे नुकसान ना हो। तो ये जो मोमेंटम को चेज ना करना, अपने फिलोसॉफी में बना रहना, ये प्रशांत जैन की एक खासियत है और ये उनको एक सेट आउट करता है एज अ लेजेंडरी फंड मैनेजर। अब चिराग सेतलवाद का भी फोकस है, तो उनका फोकस थोड़ा ग्रोथ की तरफ भी है, क्योंकि ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि वो किस प्रकार के फंड मैनेज करते हैं उसको भी देखना चाहिए। तो उनके पास उनके अंडर मिड कैप फंड, इस प्रकार के जो थोड़े ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स है वो भी है। तो उनका जो पर्सनल थोड़ा स्टाइल है उसमें ग्रोथ भी आ जाता है। नॉट कि प्रशांत जैन ग्रोथ की तरफ नहीं देखते थे, लेकिन ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है उससे थोड़ा फर्क आ जाता है इन टर्म्स ऑफ कौन से स्टॉक और कितना वेटेज पोर्टफोलियो में आए। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज अ फंड हाउस जो ओवरऑल फंड की फिलॉसफी है उसी के तहत ये सब होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। फिरोज, आखिरी सवाल, अब निवेशकों को किन किन डेवलपमेंट्स पर ध्यान देना होगा? चलिए, जो अभी नियुक्ति हुई है वो भी काफ़ी उम्दा हुई है, इस पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जिनके पास ये तमाम फंड्स हैं पोर्टफोलियो में और जो बदलावों की खबर अब आई है, अब किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों का ट्रैक रखना चाहिए? कविता जी, अगर आपके पास प्रशांत जैन के 2 फंड हैं या 3 फंड हैं, तो आप एक फंड मैनेजर का रखना चाहिए आइडियली। कभी मैक्सिमम 2 फंड्स ऑफ 1 फंड मैनेजर। काफी बार ऐसा होता है कि रिटेल निवेशक 3-4 स्कीम्स एक ही फंड हाउस से एक ही फंड मैनेजर की भी खरीद लेते हैं। तो तीनों स्कीम्स हैं तो उसमें आपको 2 स्कीम्स, एक स्कीम को कंसोलिडेट करना चाहिए एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। पॉइंट 2, ये बहुत लार्ज फंड्स हैं, इनमें तब्दीली इमीडिएटली नहीं आएगी, इनमें परफॉर्मेंस में अंतर इतना जल्दी नहीं आता है। 43,000 करोड़ का फंड है, 26,000 करोड़ का फंड है, 19,000, 20,000 करोड़ का फंड है। सो दीज आर वेरी लार्ज फंड्स। 3 फंड में 90,000 करोड़ रहना, ये कल बदलेंगे नहीं पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो में प्रशांत जी ने निर्णय लिए होंगे वो काफी तक उसका मोमेंटम चलेगा, साल भर, 6 महीने, 2 साल भी चल सकता है, क्योंकि ये छोटे 1000 करोड़ के फंड नहीं है जो इमीडिएटली चेंज हो। तो इसकी परफॉर्मेंस को आप क्लोजली ट्रैक करें। आई डोंट थिंक उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट आने की गुंजाइश है, क्योंकि प्रोसेस सेट हुआ है। सो पॉइंट 1, क्लोजली ट्रैक परफॉर्मेंस। साल 2 साल तक मोमेंटम ऑफ गुड डिसीजंस रहेगा ही, और चिराग जी सीआईओ हैं, नवनीत जी हैं, तो उसमें आपको चेंज नहीं करना। अगर आपके पास ये तीनों फंड है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए 1 या 2 स्कीम में से, और 1 या 2 फंड आप इन तीनों में से रख सकते हैं मैक्सिमम। सो दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। क्लियरली इस पूरे मामले को दर्शकों को बारीकी से समझाया और आने वाले वक्त में किन चेंजेस का उनको ख्याल रखना चाहिए, डेवलपमेंट्स पर उनको फोकस करना चाहिए, इस पर भी राह दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन चलिए, ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अब वक्त आ गया है कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करने का। जी हाँ, अगर आप उनमें से हैं जो इस साल शादी करने की सोच रहे हैं और उसमें भी आपको लगता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग पर आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उतना बजट है आपका, इस साल नहीं तो अगले साल जब कभी आपको प्लान करना हो, तो आपके पास मौजूदा हालात में क्या विकल्प है और जिस तरह से हम रुपए को कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं, क्या आपको डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश जाना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ